इन नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इसी बात में आजकल हर दिन गुजार रहे हैं कि कंसोर्टियम क्वेश्चंस कहाँ से पूछेगा, करंट अफेयर्स में कहाँ से आएगा, अगर करंट लीगल जजमेंट है तो वो कहाँ से आएगा। जो फ्लेम्स पिछले 6 सालों से डिकोड कर रहा है, क्वेश्चंस वहीं से बन कर आ रहे हैं, तो जो तुम्हारा स्ट्रेस है कहीं ना कहीं वो कम हो जाए। Very good evening, everyone. This side Sanu, founder of Flames Clat, and today I am here to talk you about a very important topic, that most important legal news. कितने को फिक्र है, इन नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इसी बात में आजकल हर दिन गुजार रहे हैं कि कंसोर्टियम क्वेश्चंस कहाँ से पूछेगा, करंट अफेयर्स में कहाँ से आएगा, अगर करंट लीगल जजमेंट है तो वो कहाँ से आएगा। तो क्यों ना एक लिस्ट बनाकर दे दी जाए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो फ्लेम्स पिछले 6 सालों से डिकोड कर रहा है, क्वेश्चंस वहीं से बन कर आ रहे हैं, तो जो तुम्हारा स्ट्रेस है कहीं ना कहीं वो कम हो जाए और तुम परफेक्ट और तुम स्टिक टू द पॉइंट्स की ही तैयारी करो, ताकि तुम्हें जो एक टेंशन हो रहा है, कि एंजाइटी हो रही, प्रेशर ले रहे हो, वो कहीं ना कहीं तुम्हें इशू ना आए। तो फ्लेम्स इज हियर विद द सितंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज। तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस बार दिस ईयर सितंबर में क्या क्या वो करंट लीगल न्यूज आए जो हमें पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके पहले एक प्यारा सा नोटिफिकेशन है कि फ्लेम्स की एलिट स्कोर बूस्टर सीरीज स्टार्ट होने वाली है। एक ऐसी सीरीज जहां पे एलिट की क्लासेस, सेपरेट बैच, मॉक टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, मेंटोरशिप एंड दिल्ली के एस्पिरेंट से एलिट कभी भी तुम्हारा बैक ऑप्शन नहीं है। मैंने इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाई थी, जाकर देख लेना। इस बैच की जो प्राइस है 999 है, सिर्फ 999। तो इस बैच को जाकर तुम परचेज कर सकते हो वेबसाइट पे जाके www.flamesclad.com पर। सेकेंड नोटिफिकेशन है, यस, फ्लेम्स क्लैड 2026 ऑल इंडिया ओपन मॉक 18 ऑफ नवंबर को होने वाला है। एक ऐसा मॉक जिसकी हर किसी को इंतजार है, क्योंकि फ्लेम साल में एक या दो बार ही ऑल इंडिया ओपन मॉक लेता है। और वो ऑल इंडिया ओपन मॉक इस बात को बता देता है कि इस बार क्लैट में गेम क्या होने वाला है, क्या चेंजेस होने वाले हैं। पिछले 6 सालों से हम डिकोड कर रहे हैं, तो इस मॉक को जरूर देना, क्योंकि तुम एक अनप्रिडिक्टेबल पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो अनप्रिडिक्टेबल मॉक को भी देना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स रेडी फॉर द फ्लेम्स क्लैट ऑल इंडिया ओपन मॉक। इसकी रजिस्ट्रेशन हमारे एप्लीकेशन से होगी। प्ले स्टोर पे जाना है, फ्लेम्स क्लैट को डाउनलोड करना है और इस मॉक को रजिस्टर करना है। किसी भी चांसेस में ऑल इंडिया ओपन मॉक मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने डेट संडे नहीं रखा है, 18 ऑफ नवंबर रखा है, ताकि आपकी टैली ना हो। अब आते हैं आज के मुद्दे पर कि जो पहला इंपॉर्टेंट न्यूज था सितंबर के महीने का, वो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉस पे था। कहोगे अरे ये क्या चीज है, इसके ऊपर तक भाई मैंने सोचा ही नहीं। तो पहले समझो बेटा, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है। रेट्रोस्पेक्टिव का जो सिंपल सा मीनिंग होता है, वो होता है रिलेटिंग टू और डीलिंग विद द पास्ट इवेंट और सिचुएशन। क्या होता है इसका सिंपल सा मीनिंग, इसका होता है रेट्रोस्पेक्टिव का मीनिंग क्या होता है कि रिलेटिंग टू, सब कुछ तुम कुछ रिलेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा, रिलेट कर रहे हो, जो कि पास्ट में हुआ है, पहले हो चुका है। क्या हो चुका है बेटा, पहले हो चुका है। यही रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है। तो सुप्रीम कोर्ट समराइज द प्रिंसिपल गवर्निंग है where a law can be applied retrospectively, that is the act done before the law was enacted। जनरल रूल क्या कहता है, जनरल रूल कहता है कि अगर कोई स्टैट्यूट बना, कोई कानून बना, कानून बनने के बाद उस कानून की इनेक्टमेंट भी हो गई, उस स्टैट्यूट की इनेक्टमेंट भी हो गई, तो जब से कोई कानून बना है, उसके डेट्स के इनेक्टमेंट के बाद से अगर कोई ऑफेंस हो रहा है, तब आप उसके अंदर पिनलाइज्ड ऑफेंस के अंदर लेंगे, कंसीडर करेंगे। कोई पास्ट की इवेंट को पास्ट में जाकर उसको करंट इनेक्टमेंट में डालकर आप यूज नहीं करेंगे। ये जनरल रूल कहता है। मतलब प्रोस्पेक्टिव लॉज के बारे में बात करता है कि अगर कोई स्टैट्यूट की इनेक्टमेंट हो चुकी है, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई एक ऐसा लॉ लाया जिसमें कहा कि कोई भी इंसान 24 ईयर्स से ज्यादा होगा तो वो अल्कोहल ना सेल कर सकता है, ना कंज्यूम कर सकता है। ये कब रिलीज किया, मान लो 1 जनवरी को दिस ईयर रिलीज किया, एक लॉ आया, इसका इनेक्टमेंट भी हो गया, ये लॉ अब रेगुलेट भी होने लगा। तो जो इंसान 1 जनवरी 2025 के पहले है, जितने भी 24 ईयर्स से ज्यादा के लोग हैं, उसके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा।
1 जनवरी के बाद से ही ये लॉ अप्लाई होगा। इसी को हम प्रोस्पेक्टिव कहते हैं, मतलब कि जब से कानून बना उसके बाद की चीजें। जनरली इसी बात को कहा जाता है, जनरल प्रिजम्पशन यही होता है। बट समटाइम्स कोर्ट क्या कहता है कि हम कुछ पास्ट की चीजों को करेंट कॉन्टेक्स्ट में रहकर भी उसके ऊपर भी ऑफेंसेस ले सकते हैं। जनरली ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है। जैसे अगर कोई पुरानी लॉ है, उसके अंदर एम्बिग्विटी है, तो उस एम्बिग्विटी को चेंज करने के लिए हम कॉन्टेक्स्ट पास्ट का ले सकते हैं। बट याद रखना, हम सिर्फ एम्बिग्विटी को बदलेंगे, लॉ को नहीं बदलेंगे। या फिर कोई हिस्टोरिकल जजमेंट है जिसमें बहुत सारी गलतियां हैं, फ्लॉज हैं, तब जाकर उसको हम करेंट सिचुएशन में पुरानी मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं। जनरली रूल ये कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कहा कि द जनरल रूल ऑफ प्रिजम्पशन इज दैट ए स्टैट्यूट इज प्रिज्यूम्ड टू बी प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब जब से लॉ बना है उसके बाद की चीजें, एप्लीकेबल ओनली टू द फ्यूचर इवेंट्स, बाद की चीजें मतलब फ्यूचर इवेंट्स, अनलेस द टेक्स्ट ऑफ द लॉ एक्सप्रेसली और बाय नेसेसरी अगर कोई बहुत जरूरत नहीं है, जरूरत हो गई बहुत ज्यादा, तब जाकर आप पास्ट की चीजें देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे। ये एक लैटिन मैगजीम के ऊपर है, इसी बात को तुमको याद रखना है। ये जो मैगजीम का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे हमारा आपका एक लैंग्वेज है, जैसे आप अपने घर में कहते हो मम्मी को मम्मी, दोस्तों को कुछ अलग बात से कहते हो, डैडी को थोड़ा सा और प्यार से कहते हो, है ना। तो ऐसे ही लैटिन मैगजीम कहता है लॉ की अपने लैंग्वेज ऑफ द लॉ, जो उसको एक तरह से कहता है। तो उसका जो एक लीगल प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कहता है नाउ कॉन्स्टिट्यूट फ्यूचरिस्ट फॉर नेम इम्प्लिमेंट डेबिट नॉन प्रैक्टिस। इसका मतलब होता है ए न्यू लॉ और टू बी प्रोस्पेक्टिव नॉट रिस्पेक्ट नो रिट्रोस्पेक्टिव। जो नया कानून बनेगा वो प्रोस्पेक्टिव नेचर का बनेगा, फ्यूचर को बनेगा, ना कि पास्ट की चीजों को लेकर हम काउंट करेंगे। यही बात रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ, एप्लीकेशन का मतलब अप्लाई कैसे करेंगे। सेकंड है, सेकंड पार्ट तुमको इसमें तुमको ध्यान देखना है कि ये कब कब हम रिट्रोस्पेक्टिव दे सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में, हाँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें पार्ट है जो तुमको ध्यान रखना है कि क्यों भाई हम पास की चीजों को रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं देख सकते हैं। बिकॉज ऑफ द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहता है नो रिट्रोस्पेक्टिव। यही पॉइंट तुम्हारे लिए है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्ट्रेन है, यही रोकता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहते हैं इसको, जो कहता है नो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज अलाउड if involves creating a new offense or imposing a greater penalty than existed at the time of the act। सही बात है। मान लो पहले के समय चोरी की सजा 3 साल थी, अब एक न्यू कानून बना, न्यू लॉ बना जिसमें चोरी की सजा 5 साल कर दी गई, तो जो पुराने वाले लोग हैं उनकी सजा 3 को बदल कर आप 5 नहीं करेंगे। आई होप रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ तुम्हें क्लियर हुआ कि ये लॉ क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से बनाया गया है, इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो सेकेंड टॉपिक है जो सितंबर मंथ का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है 138 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मैंने तुम्हारे लिए इसके लिए एक अलग से लेक्चर बना रखा है, लिंक पर जाकर उस लेक्चर को पूरी तरह से देख लो। तुम्हें कोई भी दिक्कत इस बिल में नहीं आएगी, मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है। तो वापस से सेम चीजों को रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है, मेहनत करो, मिल जाएगा, हमारे ही चैनल पर है। सेकेंड टॉपिक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं सितंबर मंथ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक देखते हैं वो है डिफरेंस बिटवीन द चीटिंग वर्सेस द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कह रहा है दे कैन नॉट कोएग्जिस्ट, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, या तो चीटिंग ही होगा या तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ही होगा। 420 ऑफ आईपीसी को चीटिंग डील करता है और 406 ऑफ आईपीसी को क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट डील करता है। सेक्शन बदल जाएगा बीएस में, बट कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप समझ जाओ कि मान लो यहां पर हम सीबीटी लिखते हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक, यहां पर हम चीटिंग लिखते हैं, ठीक। दोनों भाई आईपीसी का पार्ट है, बीएनएस का पार्ट है, तो मतलब इंटेंशन तो दोनों में ही होगा, इसमें भी इंटेंशन होगा। एक लाइन में समझ जाए इसका मतलब क्या है, इंटेंशन यहां पर भी होगा, दोनों जगह इंटेंशन होगा। इंटेंशन में कोई दिक्कत नहीं। कैसा इंटेंशन बेटा, बोनाफाइड या मेलाफाइड, इंटेंशन दो तरह के होते हैं बेटा, मेलाफाइड बैड इंटेंशन, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में स्टार्टिंग से ही मैलाफाइड इंटेंशन नहीं होता है, फ्रॉम द बिगनिंग नहीं होता है, याद रखना, फ्रॉम द बिगनिंग नहीं होता है।
आपको सामने वाले को डिसीटफुल मैनर से लॉस करवाना है, चीट करवाना है। इट्स नॉट मैंडेटरी इन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कि आपका स्टार्टिंग से ही ये इंटेंशन होगा। तो मतलब कहना क्या चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल, आप एक रेलवे स्टेशन पर हो, आपको पटना से दिल्ली आना है, पटना से दिल्ली आना है, ठीक है। आपके पास जाने के लिए ट्रेन लगी हुई है, बगल से एक आंटी है ए, वो कहती है बेटा कि मेरा पटना टू दिल्ली का टिकट है, क्या तुम मुझे उस बोगी नंबर में बैठा दोगे? तुम उनसे वो टिकट लेते हो, टिकट पे देखते हो कि ये भी ट्रेन दिल्ली जा रही है, तुम्हें भी जाने हो, तुम उनको नहीं बैठाते हो, खुद चले जाते हो सफर पर। या फिर उन्हें तुमको पैसा दिया कि बेटा टिकट कटवा के ला दोगे पटना टू दिल्ली का, तुम टिकट कटवाने को जाते हो, फिर तुम्हें रहता था कि नहीं भाई टिकट नहीं कटूंगा, मैं भाग जाता हूँ यहाँ से पैसे लेकर। तुम पैसे लेकर भाग गए। या फिर तुम एलआईसी के एजेंट हो, तुम हर महीने पैसे जमा करते हो लोगों का, पिछले 4 सालों से तुम पैसे जमा करते आ रहे हो अपने क्लाइंट्स के, तुम एलआईसी में प्रीमियम जमा कर रहे हो। एक दिन अचानक से तुम्हें कोई जरूरत आ गया या तुम्हें पता नहीं क्या हुआ, तुम उस पैसे को अब जमा नहीं कर कर खुद के लिए यूज करने लगे, खुद के लिए यूज करने लगे। ऐसे ऐसे कंडीशन में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आता है। क्या आता है बेटा? सीबीटी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। चीटिंग क्या होता है? फ्रॉम द इंटेंशन, फ्रॉम द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से ही तुमको सामने वाले को चीट करना है। ये मेजर डिफरेंस है। तो कोर्ट कहता है कि दोनों एक साथ नहीं होंगे, दोनों को एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यही बात चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की है, इंटेंशन दोनों में है। चीटिंग में फ्रॉम द स्टार्ट होता है, वो तुम्हारा बाद में होता है डेवलप से। सेकेंड पॉइंट इज दैट fraudulently or dishonestly induces lawful entrustment of property followed by the dishonest or commission for personal use। ट्रू। यहाँ पर तुम्हारा डिसऑनेस्टली इंड्यूसमेंट होता है, जहां पर तुम डिसीव करते हो सामने वाले को चीट करने के लिए, वहां पर तुम उनके ट्रस्ट का फायदा उठाते हो, टिकट मैं कटवा दूंगा, एलआईसी का मैंने एग्जांपल दिया, अपने यूज के लिए तुम प्रीमियम को यूज करने लगे। तो ये मेजर डिफरेंस है तुम्हारे चीटिंग वर्सेस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। आई होप तुमको ये बात समझ में आ गई, थर्ड कॉन्सेप्ट जो मैं तुमको दे रहा हूँ। ठीक है, ऑफेंसेस क्या है इसको तुम याद कर लेना, कोई तुम्हें ज्यादा दिक्कत इसमें आएगा नहीं। अब बात करते हैं 498 ऑफ आईपीसी, इसको बेटा तुम 5 स्टार कर दो। एकदम जहां पर भी विमेन की बात हो, कोई सोसाइटी के बहुत बड़े इशू हो, इन सब चीजों को तो कंसोर्टियम का फेवरेट टॉपिक है। तो क्या कह रहा है? 498 आईपीसी को वापस से विजिट किया गया। सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट रूलिंग हुआ था बेटा, जिसमें एम्फेसाइज किया गया क्रुएल्टी अंडर सेक्शन 498 याद रखना, cruelty under section 498A must be proven with the specific evidence, not vague and general allegation, and quashed a related FIR। मतलब कोई आदमी ने एफआईआर किया होगा क्रुएल्टी के अंदर, जहां पर कोई जनरल स्टेटमेंट दिया होगा, सामने वाला मुझे मार रहा है, या जो कुछ मारना तो नहीं कहा होगा बेटा, वरना क्रुएल्टी में तो आ ही जाएगा, मुझे बोल रहा है ना, और मेरे को ऐसी सी बातें बोले जो मुझे हर्ट कर रहा है, एक जनरल स्टेटमेंट दी जा रही है, मेरे को टॉन्ट कर रहा है। तो कह रहा है कि ऐसे आप क्रुएल्टी के अंदर नहीं करोगे, आप स्पेसिफिक चीजें बताओगे कि क्या क्या हो रहा है, और उसका प्रूफ भी दोगे कि इस तरह से आपके साथ क्रुएल्टी की जा रही है, आपको टॉर्चर मेंटली इमोशनली किया जा रहा है, तभी जाकर हम क्रुएल्टी के अंदर लेंगे। जनरल स्टेटमेंट को नहीं लेंगे कि टॉन्ट बाजी हो रही है तो उसको क्रुएल्टी के अंदर ले ली जाए। सेकेंड पॉइंट है, दिस कंटिन्यूज द लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट ऑन द लॉ यूज एज शील्ड फॉर वुमेन वर्स इट एलिज्ड मिसयूज एज ए वेपन। ये पूरा का पूरा डिस्कशन है कि किस तरह से बहुत सारे लोग गलत तरीके से भी क्रुएल्टी का यूज कर रहे हैं, जो कि मिसयूज कर रहे हैं, जो कि प्रोटेक्शन के लिए दिया गया, शील्ड बना कर दिया गया, बट उसकी मिसयूज भी हो रही है। तो क्रुएल्टी को बहुत ही ध्यान से देख लेना। कह रहा है सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी क्रिमिनलाइज द क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव टुवर्ड्स ए वुमेन, पनिशेबल अप टू 3 इयर्स इन ए प्रिजन एंड ए फाइन। क्रुएल्टी कहता है कि अगर हस्बैंड के द्वारा या उनके परिवार के द्वारा किसी शादीशुदा औरत को, वीमेन को मेंटली टॉर्चर किया जाए, इमोशनली टॉर्चर किया जाए, तो उसे क्रुएल्टी कहेंगे। इसकी सजा 3 साल या फाइन हो सकती है। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई भी दिक्कत क्रुएल्टी के बारे में? क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, ये बेसिकली डॉरी को रिगार्डिंग चीजों को प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, बट इसके आजकल मिसयूज भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं।
आई होप यहाँ तुमको समझ में आ रहा है पूरी बातें। अब आ जाओ, इसको बेटा 10 स्टार कर दो तो। प्रिवेंशन ऑफ, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, इसको बेटा, है ना, ध्यान से, पॉस्को को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, इसको 10 स्टार कर देना। बेसिकली क्या कहता है कि एक एफआईआर हुआ पॉस्को एक्ट के रिगार्ड। पॉस्को क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है किसके लिए? चिल्ड्रन के लिए। क्यों? सेक्सुअल ऑफेंसेस को, कि आप चिल्ड्रन को बचा रहे हो। चिल्ड्रन का मतलब ऐसा बेसिकली माइनर को आप बचा रहे हो सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए। कह रहा है कि आप पॉस्को एक्ट में किसी एफआईआर को सिर्फ इसलिए नहीं आप क्वैश कर देंगे क्योंकि विक्टिम और एक्यूज्ड ने बाद में शादी कर लिया हो या तो उनसे बच्चे हो गए हों। हमारे कंट्री में पुराने टाइम में तुम मूवी देखा करते होगे, जब किसी के माइनर के साथ, किसी बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ करता था तो बाद में बेटा एक टर्म आता था सेटलमेंट। क्या करवाते थे लोग? सेटलमेंट करवाते थे कि ठीक है चलो, अब लड़का है ए है, लड़की बी है, इन दोनों की अब शादी कर देते हैं, अब जो हुआ सो हुआ। और या तो बच्चे को नाम दे दिया जाएगा बाप का, ताकि वो इलेजिटिमेट चाइल्ड नहीं कराए, लेजिटिमेट चाइल्ड कहलाए। कोर्ट कह रहा है कि ना 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 ना, इस तरह से तो नहीं चलेगा, इस तरह से वेक सेटलमेंट तो नहीं होगा। और शादी हो गई इस बात को लेकर आप पॉस्को के ऊपर अब केस नहीं चलाएंगे, एफआईआर क्वैश कर देंगे? नहीं, केस तो चलेगी। ये सेटलमेंट का रास्ता नहीं है। देखो रीजनिंग क्या है, ऑफेंसेज अंडर द पॉस्को एक्ट आर नॉट मियरली प्राइवेट डिस्प्यूट। ये सिर्फ प्राइवेट डिस्प्यूट नहीं है, दे आर क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी। ट्रू, क्योंकि सोसाइटी पर इसका काफी ज्यादा असर पड़ता है, तो वो क्राइम है अगेंस्ट, सिर्फ दो पार्टी के बीच की आपसी मामला नहीं है। तो आप प्राइवेट सेटलमेंट कर कर, मैरिज कर कर तो आप इसे नहीं बच सकते। पहला बात तो याद रखना। दूसरा, ठीक है, द क्राइम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस ऑन ए माइनर इज नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। सही बात है, बहुत बड़ा ऑफेंस अगर आप माइनर के साथ सेक्सुअल ऑफेंस करते हो तो। यहां तक इस बात को ध्यान रखना। सेकंड कहता है, सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो क्लैरिफाइड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द मेजर ऑफेंसेस अंडर द पॉस्को एक्ट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फिजिकल एक्ट। सबसे बड़ी बात है, इसी के ऊपर कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दिया था बेटा एक टाइम पास, एक साल पहले, स्किन टू स्किन टच को आप पॉस्को के अंदर लेंगे कि नहीं लेंगे। तो कहा कि बहुत ध्यान से तुम इस पॉइंट को याद कर लेना, तुम्हारे मॉक से क्वेश्चन भी यहीं से बनेंगे कि टचिंग द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ ए माइनर without any element of penetration or act amounting to penetrative sexual assault falls under the definition of sexual assault। अगर आप किसी के माइनर के प्राइवेट पार्ट को टच कर रहे हो विदाउट पेनिट्रेशन, तब भी वो सेक्सुअल असॉल्ट ही माना जाएगा। स्किन टू स्किन टच के ऊपर ही बात थी, ठीक है। सेकेंड पार्ट कह रहा है, एंड नॉट रेप इंटरसेक्सुअल 12.7 सेक्शन 4, दिस डिस्टिंक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द करेक्ट लीगल एप्लीकेशन। कह रहा है क्या कि जब तक आप इनको ध्यान से नहीं समझोगे कि आप किस लेवल पर माइनर के फिजिकल एक्ट को किस नेचर में रख रहे हो, तब तक आप इस एक्ट के अंदर एम्बिग्विटी दिखेगी, जो आपको कर्नाटका हाई कोर्ट स्किन टू स्किन टच में एम्बिग्विटी देखने को मिली थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया। क्लियर है बात, समझाया बात? ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, इतनी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, प्रैक्टिस भी करेंगे ऐसे क्वेश्चन करना क्लासरूम में। ठीक है, अगर कोई विमेन पॉज को अबेटमेंट बाई साइलेंस, बहुत प्यारा, अगर कोई माँ अपने छोटे बच्चे को माइनर के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट होते हुए, असॉल्ट होते हुए देख रही है और वो उसके ऊपर चुप रह रही है कि घर वाले क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, तो वैसी माँ पर अबेटमेंट बाई साइलेंस ऑफ पॉज को भी लगेगा। क्या कह रहा है, मदर और गार्जियन हु साइलेंसेज ए माइनर डॉटर, जो उनको भी चुप कराती है कि मत बोल मत बोल मत बोल, एंड परमिट्स और इनेबल बाय एक्यूज टू सेक्सुअली असॉल्ट हर इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट अंडर द पॉस्को। समझ में आया बात? अबेटमेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टिगेट कर रहे हो या एड कर रहे हो, कुछ उसमें तुम सहयोग भी कर रहे हो या सामने वाले को तुम इंस्टिगेट भी कर रहे हो उस कॉन्स्पिरेसी में, उसी को अबेटमेंट कहते हैं। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड भी तुमने पढ़ा ही होगा, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तक क्लियर हो गया बात? समझ में आया बात? क्लियर हो गया? क्यों भाई? क्योंकि गार्जियन इन सब चीजों में चुप रहकर अपने नाक ना बचाए और अपने बच्चे का ख्याल रखे, गलत के साथ खड़ी हो, ये कहने का मतलब था।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इविक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द पेरेंट्स प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जनरली जो कॉन्सेप्ट कहता है कि माँ बाप के सारे प्रॉपर्टी पे उनके वारिसों का हक होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन बच्चे को निकाल दिया जाएगा, उनके प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुकात नहीं रखा जाएगा अगर वो अपने माँ बाप की सेवा, अपने माँ बाप को मेंटेन नहीं करेंगे, ऑब्लिगेशन और ड्यूटी को निभाएंगे नहीं, तो उनके बच्चों को इविक्ट कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत, कि आप अपने माँ बाप के बुढ़ापे में उनका लाठी बनेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आप ये सब काम नहीं कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी से इविक्ट कर दिया जाएगा। समझ में आया बात? अगर आप माँ बाप को थ्रेटन कर रहे हैं मारने का तो आपको इविक्शन कर दिया जाएगा। करोगे बात? ठीक है, तो आपकी मोरल और लीगल ऑब्लिगेशन बनती है अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए। अब तुम्हारे सामने मेरा पहला क्वेश्चन है, तुम सब चैट बॉक्स पर हर क्वेश्चन का आंसर दोगे और फिर आखिरी में चेक करोगे तुम्हारे कितने करेक्ट हुए, कितने रॉन्ग हुए। पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने ये है। द सुप्रीम कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट हैज मेटिकुलसली ड्रॉन ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑफेंस ऑफ चीटिंग एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जो मैंने अभी तुमको बताया, पढ़ लो आराम से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डन? पढ़ लिया तुम लोगों ने? आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी कंटिन्यू है तुम्हारा पैसे से। ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट जब याद कर लेते हो बेटा, तुम कॉन्सेप्ट की पकड़ हो जाती है तो फिर पैसेज की कोई मतलब नहीं रहता है। याद रखना, तुम सिर्फ कॉन्सेप्ट पर भी खेल सकते हो। तुमको जो मैंने बात बताई, जस्ट अप्लाई दैट। कह रहा है द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द चीटिंग एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आर एनीथेटिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द लीगल implication of this antithesis when a court is analyzing case of alleged financial fraud? बताओ अब। पहला, it implies that if the prosecution fails to prove initial intent to deceive, the court must automatically conclude that it was a subsequent breach of trust. Option B, it mandates that the court must dismiss any complaint that simultaneously lists both cheating and criminal trust, irrespective of the evidence presented. Third, it necessitates a forensic judicial inquiry to print out the exact moment the dishonest intention on either before or after the property was transferred. Last but not the least, it means the punishment for cheating is always higher than the punishment of criminal breach of trust. जल्दी मार्क करो कि कोर्ट किस तरह से फाइनेंशियल फ्रॉड को एनालाइज करेगा। इम्प्लाई कर कर डिफरेंशिएट ए बी सी एंड डी ऑप्शन को चूज कर कर कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज इसका सी है। रीजन समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा था कमेंट बॉक्स में पूछना, वहीं पर तुम्हें रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। बट इसका रीजन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं ताकि तुम थोड़ा सा सोचो कि तुमने सी करेक्ट किया है तो क्यों, ए चूज किया है तो क्यों, बी चूज किया है तो क्यों, और डी चूज किया है तो क्यों। थिंक वाइजली। तुरंत आंसर जानने की कोशिश ना करो, सोचो। सोचोगे तो कुछ सीख पाओगे, कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ोगे तो एग्जीक्यूट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन के बारे में, जो कॉन्ट्रैक्टर है। रीड द क्वेश्चन। रीड कर लिए? वीडियो को पॉज कर लो, रीड कर लो। अर्जुन ने चीटिंग किया या बोथ किया या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया? जल्दी सोचकर मुझे बताओ आंसर चैट बॉक्स में। ठीक है, क्लियर हो गया? आंसर मिल गया? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, एज्यूम करो इस वाले प्रिंसिपल को ताकि और क्लियरली तुम्हें समझ में आए कि इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है। थिंक वाइजली। डन? इसका आंसर दो, जल्दी इसका आंसर दो, ए बी सी और डी में चैट बॉक्स में, जल्दी। क्लियर? इसका करेक्ट आंसर क्या है? चेक करो, सी फॉर का तुम्हारा सही हुआ या नहीं हुआ, चेक कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ट्रांसफर प्रॉपर्टी फॉल्स चीटिंग का क्वेश्चन आया है, देखो। पॉज करो, आंसर टाइप करो और चेक करो तुम्हारा आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, डन यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है।
द पैसेज डिफरेंशिएट चीटिंग फ्रॉम क्रिमिनल विद ट्रस्ट based on the timing of time. Which other fundamental concept in criminal law does this legal side most closely resemble? Distinguish between culpable and murder, between theft and robbery, between conspiracy and abetment, between simple assault and grievous hurt, between severity of the injury caused. कह रहा है कि जिस तरह से चीटिंग फ्रॉम क्रिमिनल एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में इंटेंशन का टाइमिंग का डिफरेंस है कि एक इंटेंशन ऑफेंस के दौरान पहले से सोच नहीं है, बाद में हो जाती है आपकी सोच। दूसरे में स्टार्टिंग से ही आपको डिसिप्लिन मैनर में काम करना है। तो इसी तरह का प्रिंसिपल और किस कॉन्सेप्ट में लगता है? बहुत प्यारा सवाल है। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में रहता है, थेफ्ट एंड रॉबरी में रखता है। ध्यान से जवाब दोगे तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन, क्वेश्चंस आर क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन। ये हमारे सितंबर मंथ का था। जो तुम्हें डाउट है हमारे कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर कर पूछो, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करो चैनल को, और जितने भी टॉपिक्स मैंने बता दिया है उसके बारे में अच्छे से पढ़ो। दैट्स वाज माय टाइम, यू गाइस बीन अ ग्रेट लिसनर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।